तो हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड इवनिंग। और जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं सभी को उसके अनुसार गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। और तो ध्यान देंगे सभी लोग, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में नेटवर्क के ये बहुत सारे पॉइंट देख लिए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ रेसिप्रोसिटी कंडीशन और सिमेट्री कंडीशन की अलग अलग पैरामीटर में। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, इनकी बात करेंगे। तो पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जब भी मैं यहाँ पे पैरामीटर की बात आपसे कर रहा हूँ तो पैरामीटर हम लोग निकालते हैं किसी टू पोर्ट नेटवर्क में। किस में निकालते हैं? टू पोर्ट नेटवर्क में। तो टू पोर्ट नेटवर्क में हमारे पास 4 प्रकार के पैरामीटर होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के पैरामीटर। ये सर पैरामीटर कौन से होते हैं? एक मिनट, आप ध्यान देंगे। ये सर पैरामीटर होते हैं जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, है ना, ABCD पैरामीटर, और हमारे पास होता है यहाँ पे एच पैरामीटर। ये आपको पैरामीटर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो होता है जेड पैरामीटर सर, एक होता है वाई पैरामीटर, और एक होता है ट्रांसमिशन पैरामीटर, और एक होता है हमारे पास हाइब्रिड पैरामीटर। ये 4 प्रकार के पैरामीटर हो सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है जेड पैरामीटर, है ना। फिर हम लोग बात कर रहे हैं वाई, फिर ABCD और हाइब्रिड पैरामीटर। तो हम इसका उपयोग टू पोर्ट नेटवर्क में करते हैं। कहाँ पे यूज़ करेंगे? टू पोर्ट नेटवर्क। कहाँ पर? टू पोर्ट नेटवर्क में हम लोग यहाँ पे इसकी बात करेंगे। तो टू पोर्ट नेटवर्क में हम लोग बात करते हैं, टू पोर्ट नेटवर्क को वर्क कराने के लिए हमें ये 4 पैरामीटर की आवश्यकता होती है। चलिए मैं आगे पैरामीटर को एक्सप्लेन करने से पहले आपको कुछ जानकारी दे दूं अनअकैडमी पर, कि अनअकैडमी पर जो कोर्सेज चल रहे हैं गेट ESE वालों के लिए, जितने भी लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस बात पे ज़रूर ध्यान दें कि 7 अप्रैल लास्ट डेट है और प्राइस आपके हाइक हो जाएंगे। जो आपका अलग अलग कोर्सेज है 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ की ड्यूरेशन के अनुसार आप ध्यान देंगे इनका प्राइस हाइक होने वाला है। तो 14,750 जैसे आपको दिख रहा है, ये 16,225 हो जाएगा। 26,650 आपका 29,315 हो जाएगा। इसी तरीके से 24 महीने का जो प्लान है 47,200 से 51,920 हो जाएगा। तो जितने भी लोग गेट ESE की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 24 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो अभी 47,000 में इसको ले सकते हैं, जो कि प्राइस हाइक होके हो जाएगा 51,090, है ना, 920। इसी प्रकार से कुछ स्पेशल आइकॉनिक बैचेस हैं जिसमें आपको और ज़्यादा फैसिलिटी देखने को मिलते हैं, जिसका प्राइस अभी 83,000 है, जो कि आपका सिर्फ 7 अप्रैल तक रहेगा, 6 अप्रैल तक रहेगा। 7 से ये हाइक हो जाएगा और 91,000, दैट मीन्स इतना पहुंच जाएगा। इसमें भी आपको अगर कंसेशन चाहिए तो झांसर 10 कोड का इस्तेमाल जरूर करें। झांसर 10 कोड का इस्तेमाल करने से आपको और 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं 47,200, है ना, ये 24 मंथ का कोर्सेज है, तो आपको लगभग 4700 रुपये के आसपास यहाँ पे डिस्काउंट आपको झांसर 10 कोड, मेरा कोड इस्तेमाल करने से मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं अप्रैल 6 यानी कि 6 अप्रैल से एक स्पेशल बैचेज स्टार्ट हो रहा है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल CSIT वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए। तो जो भी लोग गेट और ESE की अगर प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो तो आप इस बात पे ध्यान रखेंगे, बाईलैंग्वेज लैंग्वेज में बहुत ही बेस्ट फैकल्टी द्वारा, जैसे प्रवीण सर हैं, SK मंडल सर हैं, देवेंद्र सर हैं, JS गिल, मिरट तिवारी जी हैं, जासिब, है ना, राजीव सिंह जी हैं, गौरव बाबू हैं, आदित्य जी हैं, वेणुगोपाल, कार्तिक, उमाश, है ना, उमेश शिव राव जी हैं, सौरभ सर हैं, अमन सर हैं, श्रेयास सर हैं। ये जो जितने भी आपको फैकल्टी सामने देख रहे हैं, एक बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं गेट ESE स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो बेस्ट फैकल्टी है जो कि एक लेजेंड्स फैकल्टी है और आपको एक गुड कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप इनका कोर्स आप जरूर ले सकते हैं। 6 अप्रैल से स्पेशल बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हो। तो आप लोग ध्यान देंगे जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए तो ध्यान देंगे हम लोग। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में। तो टू पोर्ट नेटवर्क की जब भी हम लोग बात कर रहे होंगे तो आपके पास 4 प्रकार के पैरामीटर होंगे। तो पहला पैरामीटर अगर मैं बताऊँ आपको तो यहाँ पे पहला पैरामीटर होता है जेड पैरामीटर। जेड पैरामीटर को दोस्तों हम लोग इम्पीडेंस पैरामीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इम्पीडेंस पैरामीटर, इम्पीडेंस पैरामीटर। तो इसमें एक कंडीशन होती है रेसिप्रोसिटी और सिमेट्री। देखिए दोस्तों क्या होता है, जेड पैरामीटर कोई होता तो इस तरीके का होता, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बस वो चीज़ों को बस देखते रहें तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो 4 प्रकार के पैरामीटर होते हैं। तो देखिए अगर ये Z11 Z22 के बराबर है इसको बोलते हैं सिमेट्री, और Z21 अगर Z12 के बराबर है इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो आप देख सकते हो इसमें
इसी प्रकार से वाई पैरामीटर की हम लोग बात करते हैं ना, तो वाई पैरामीटर में हमारे पास क्या होता है सर, इसमें होता है y11, y12, y21, y22। तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि अगर ये दोनों y11, y22 बराबर हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सिमेट्री, और y12, y21 के बराबर है, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल। इसी प्रकार से ट्रांसमिशन पैरामीटर है, यानी कि ABCD पैरामीटर है, तो यहाँ पे ये पैरामीटर कौन से होते हैं, ABCD। ठीक है, तो इसमें कंडीशन होती है हमारे पास, जैसा कि आप देख सकते हो कि AD माइनस बीस इक्वस टू 1 है। अगर इन दोनों का डिफरेंस AD माइनस बीस इक्वस टू 1 है तो इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या है ये, रेसिप्रोकल। लेकिन अगर यहाँ पे A बराबर D है तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्री। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्री। ठीक है, इस बात पे आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से H पैरामीटर हमारे पास होते हैं। सर H पैरामीटर क्या होगा, H11, H12, H21, H22। तो ये इसी तरीके से मैट्रिक्स के फॉर्म में चलता है बस। तो अगर आपसे बोला रेसिप्रोकल कंडीशन बताओ तो H12 इक्वस टू माइनस H21 होता है, ये रेसिप्रोकल को फॉलो करेगा। और इसी प्रकार से H11, H22 माइनस H12, H21 हो जाए और बराबर 0 हो जाए, इसी को हम डेल्टा H भी बोल देते हैं ना, डेल्टा H। तो इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्री कंडीशन। कौन सी कंडीशन होगी ये सिमेट्री कंडीशन होगी। तो ये कुछ केसेस हैं जो कि हमें पता होना चाहिए किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क में, है ना। ये किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क में क्या रोल होता है इनका, ये हमें एक बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अगर आप देखो 55 जो पॉइंट आपको दिया है, क्या दिया, सुपर पोजिशन पे बेस्ड है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अलग अलग थ्योरम से आपको मालूम है कई प्रकार की थ्योरम होती हैं, जिसमें क्वेश्चन जो है तो ध्यान से सुनेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या करता है, ये किसी भी लीनियर एंड बाइलेटरल नेटवर्क में काम करता है, विच ओनली यूज टू कैलकुलेट द वोल्टेज एंड करंट। तो क्या है सर, पावर को कैलकुलेट नहीं करता, नहीं। तो हमने लिखा भी है सुपरपोजिशन इज नॉट यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पावर, है ना, या फॉर द पावर कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करता। इट इज़ एग्जिस्ट ओनली फॉर द इंडिपेंडेंट सोर्सेज। मतलब अगर डिपेंडेंट सोर्स आ रहे होंगे किसी सर्किट में तो वहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लग सकती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। सर लीनियर बाइलेटरल क्या होता है जैसे आप देखें ये रजिस्टर है, तो बाइलेटरल मतलब अगर यहाँ पॉजिटिव देंगे नेगेटिव देंगे तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, लेकिन इस साइड नेगेटिव देंगे इस साइड पॉजिटिव देंगे तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, यानी कि करंट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। इसको हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल। लीनियर क्या है, जैसे RLC ये एलिमेंट लीनियर होते हैं और ये हमेशा बाइलेटरल। बाइलेटरल मतलब इसमें किसी भी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकती है, इसमें भी डिपेंड ऑन द सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये लगती है, यानी कि सुपरपोजिशन थ्योरम हर उस सर्किट में लगेगी जो लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क होगा। ये किसको कैलकुलेट करेगा सर, ये वोल्टेज और पावर को कैलकुलेट करेगा, सॉरी वोल्टेज और करंट को कैलकुलेट करेगा, ये पावर को कैलकुलेट नहीं करता। कौन, सुपरपोजिशन थ्योरम। नेक्स्ट है थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम क्या है, थेवेनिन वोल्टेज इन सीरीज विद थेवेनिन रेजिस्टेंस इट इज कॉल्ड एज अ ओपन सर्किट। मतलब थेवेनिन थ्योरम हमेशा वहाँ लगेगी, जब भी लगेगी तो हमेशा वोल्टेज सोर्स जो होगा वो कैसे आएगा, सीरीज में आएगा। किसके, वोल्टेज के। वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों कैसे आते हैं, सीरीज में आते हैं, सीरीज सर्किट थ्योरम में। और इसी थ्योरम को हम लोग ओपन सर्किट थ्योरम बोलते हैं। इसी प्रकार से जो नॉर्टन्स थ्योरम होती है, इसमें हमें करंट मिलता है, इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट या फिर नॉर्टन्स करंट बोलते हैं। और इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है, किसमें, इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है। तो नॉर्टन्स थ्योरम, नॉर्टन्स करंट इन पैरेलल विद नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। देखिए दोनों पैरेलल है, इसीलिए इसको शॉर्ट सर्किट थ्योरम भी हम लोग कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, शॉर्ट सर्किट थ्योरम। चूँकि थेवेनिन थ्योरम में टर्मिनल को ओपन कर दिया जाता है, जबकि हम लोग जब भी नॉर्टन्स थ्योरम पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो भी अपने पास टर्मिनल होते हैं ना उसको शॉर्ट कर देते हैं। टर्मिनल को क्या करते हैं आप, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट कर देते हैं रेजिस्टेंस को हटा के। ठीक है, तो यही आपका एक पॉइंट था। नेक्स्ट है अपने पास 59, टू डिटरमाइन द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑल द इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स एक्ट एज अ ओपन सर्किट। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा जरा। कह रहे किसी भी सर्किट में अगर बहुत सारे वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस है, लेकिन हमें ओवरऑल टर्मिनल के बीच में क्या करना है, हमें टर्मिनल के बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो टर्मिनल के बीच रेजिस्टेंस निकालना, तो जितने भी वोल्टेज सोर्स अगर आपको दिख रहे होंगे तो उनको शॉर्ट करोगे, और जितने भी करंट सोर्स दिख रहे हैं उनको क्या करोगे आप, उनको ओपन कर देंगे सर। क्या करेंगे, ओपन। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स को हमेशा याद रखेंगे, शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स को हमेशा ओपन करेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हो, नेक्स्ट है इन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। पॉइंट अभी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपने पढ़ा हुआ है अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ा तो इन पॉइंट्स को याद कर लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इन अ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड व्हेन, मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर व्हेन, कब होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, जब टोटल जो थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है किसके बराबर हो, लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो अगर ये बराबर होगी तो सर इफिशियंसी कितनी होगी, 50% इफिशियंसी होती है।
है ना, इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ थेवेनिन थ्योरम। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो क्या है, ये मॉडिफिकेशन फॉर्म है थेवेनिन थ्योरम का, ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कंपनसेशन थ्योरम इज यूज टू कैलकुलेट द सेंसिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की सेंसिटिविटी का पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे सर, कंपनसेशन थ्योरम का उपयोग करेंगे। इट इज़ यूज्ड इन अ पोटेंशियोमीटर सर्किट व्हेन स्मॉल चेंजेस इन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियोमीटर सर्किट की तरह इसका उपयोग किया जाता है जब स्मॉल चेंज किया जाता है किसी रेजिस्टेंस में, किसी रेजिस्टेंस में। तो अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा होगा, स्मॉल चेंजेस इन रेजिस्टेंस चेंज हो रहा होगा, तो यहाँ पर कंपनसेशन थ्योरम लग रही होगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टेलिंग्स थ्योरम इज यूज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किसका पालन करता है, ये करता है ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करता है। किसका, ऊर्जा के संरक्षण का नियम, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पेपर में क्वेश्चन आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो टेलिंग्स थ्योरम किस पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये एकमात्र ऐसी भी थ्योरम है जो लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, एक्टिव, पैसिव, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, हर कंडीशन में काम करती है, ठीक है। ये एकमात्र थ्योरम ऐसी है, क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। नेक्स्ट बोला है मिलमैन पॉइंट से रिलेटेड है, मिलमैन थ्योरम ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल जनरेटर थ्योरम। क्या बोलेंगे इसको, पैरेलल जनरेटर थ्योरम। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन ओवरऑल वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। ओवरऑल वोल्टेज रेजिस्टेंस को निकालने के लिए इस थ्योरम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 64 सब्सटीट्यूशन थ्योरम इज अप्लाई टू द लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। किसमें यूज़ किया जाएगा, लीनियर टाइम, यानी कि LTI सिस्टम बोलते हैं। तो पेपर में आता है सब्सटीट्यूशन थ्योरम का उपयोग कहाँ किया जाता है, लीनियर टाइम वेरिएंट, लीनियर टाइम इनवेरिएंट, है ना, नॉन लीनियर टाइम वेरिएंट, नॉन लीनियर टाइम इनवेरिएंट, ऐसे करके दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए लीनियर टाइम इनवेरिएंट। सर अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो इसका मतलब तो मैं आपको तभी बता पाऊंगा जब ये आपको टोटली एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सिग्नल सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे वीडियो प्रोवाइड करा है, उसमें आप देख सकते हैं इसके बारे में। अदरवाइज़ आप अभी आगे सीखेंगे तो मैं इसको बताऊँगा और भी जानकारी आपको देता रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है सर, सर फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर बराबर होता है RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो RMS और एवरेज का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं फॉर्म फैक्टर। क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर। जबकि पीक फैक्टर क्या होता है सर, पीक फैक्टर होता है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू और RMS वैल्यू का जो अनुपात होगा उसको क्या बोलेंगे, पीक फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इन AC इंडक्टर एक्ट एज अ ओपन सर्किट, कैपेसिटर एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट। सर ये कैसे होता है, देखो XL बराबर होता है आपका ओमेगा L, सर XC बराबर कितना होता है 1/ओमेगा C। ध्यान देना XL होता है ओमेगा L। तो अगर हम लोग बात करें DC की, DC मतलब क्या होता है, ओमेगा बराबर 0 मतलब DC होता है। तो अगर 0 रख दे तो पता क्या आएगा, XL बराबर आएगा 0 और XC कितना आएगा 1/0, दैट मीन्स इनफाइनाइट। तो भैया ओपन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, 0 का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट और इनफाइनाइट का मतलब होता है ओपन सर्किट, ठीक है। इसी प्रकार से अगर ओमेगा इक्वल्स टू इनफाइनाइट का केस लें तो यहाँ पर XL की वैल्यू कैसी आएगी, इनफाइनाइट आएगी, और XC की वैल्यू कितनी आएगी 1/इनफाइनाइट, दैट मीन 0। तो यहाँ पे इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, ओपन सर्किट, और यहाँ पे 0 का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। तो कुल मिला के सिंपल सा पॉइंट ये है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू 0 पॉइंट की, यानी फ्रिक्वेंसी अगर 0 है तो हमेशा इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा और कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। लेकिन अगर AC सप्लाई दे रहे यानी कि ओमेगा इक्वल्स टू इनफाइनाइट है तो यहाँ पे इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह काम करता है और कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। ये पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए दोस्तों। देखिए बहुत आसान तरीके से मैंने इसमें बता दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 70 आप पॉइंट देख सकते हो, ये पॉइंट हम लोग सारे समझ चुके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, व्हेन वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स एंड रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इट इज एक्ट एज अ, कह रहा है वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स और रजिस्टर अगर इन्हें सीरीज में लगा दिया जाए, किसमें लगा दिया है, सीरीज, VI और ये क्या है R, सीरीज में लगे हो तो किसकी तरह काम करता है, तो दोस्तों ये काम करता है करंट सोर्स की तरह। किसकी तरह काम करेगा, करंट सोर्स। ये हमको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए सर पॉइंट, ठीक है, कि किसकी तरह काम करता है, ये करंट सोर्स की तरह सर काम करता है, ठीक है सर। व्हेन वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स एंड रजिस्टर कनेक्टेड इन शंट, ये किसकी तरह काम करेगा, तो आपको पता होना चाहिए। अगर वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स और रजिस्टर ये कैसे लगा दे, पैरेलल में लगा दे, तो ये किसकी तरह काम करेगा, तो ये दोस्तों काम करेगा, अगर शंट में लगाए तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा वोल्टेज सोर्स की तरह। इसकी तरह वोल्टेज सोर्स की तरह, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज समान होते हैं और सीरीज में करंट समान होता है। अब बात करते हैं ट्रांजिएंट इफेक्ट की।
तो इन ट्रांजिएंट इफेक्ट ओनली इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर अफेक्टेड बट द रेजिस्टर इज नॉट अफेक्टेड। वेरी गुड, बिल्कुल सही पॉइंट है कि इंडक्टर और कैपेसिटर क्या है, आपकी ये एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है। क्या है? एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट। देखो ESE बन गया ये, है ना, एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, और रजिस्टर एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट नहीं है। तो जो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होगा उसी पर ही तो टाइम का प्रभाव पड़ेगा, ट्रांजिएंट का इफेक्ट पड़ेगा, है ना। ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए ट्रांजिएंट का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है और किस पे नहीं पड़ रहा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। व्हेन इनिशियल चार्ज Q इज गिवन सो इंडक्टर एक्ट एज अ करंट सोर्स, कैपेसिटर एक्ट एज अ वोल्टेज सोर्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है कि इंडक्टर स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट। तो अगर शुरू में कोई ना कोई चार्ज दिया है तो जीरो पॉजिटिव कंडीशन जब आती ना, तो बस आप इतना समझ लीजिए कि जीरो पॉजिटिव कंडीशन आएगी तो इंडक्टर आपका करंट सोर्स की तरह काम करेगा, और कैपेसिटर यहाँ पे आपका वोल्टेज सोर्स की तरह काम करता है। कैपेसिटर किसकी तरह काम करेगा? वोल्टेज सोर्स। ये पॉइंट हमको क्लियर अच्छे से होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करूँगा। देखिए आप देख सकते हैं अलग अलग टाइम यहाँ पे दी गई है, जीरो नेगेटिव जीरो पॉजिटिव, जैसा कि आप देख सकते हो। ये हमको अच्छे से क्लियर होना चाहिए पॉइंट, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा स्विच करूँगा, ध्यान से समझना। देखिए चार है हमारे पास, एक तो रजिस्टर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है और कैपेसिटर। तो ये रजिस्टर हो गया, है ना। तो एक रजिस्टर हो गया, एक इंडक्टर हो गया, एक कैपेसिटर हो गया। रजिस्टर जीरो नेगेटिव में भी सेम होता है, जीरो पॉजिटिव में भी, और इनफाइनाइट में भी सेम होता है, मतलब इस पर कोई असर नहीं पड़ता। जब हम इंडक्टर की बात करते हैं तो जीरो नेगेटिव में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह काम होगा करेगा, जीरो पॉजिटिव में ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, और इनफाइनाइट में ये आपका शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। लेकिन जो कैपेसिटर होता है, सर कैपेसिटर कैसा होता है? ये इंडक्टर कैसा हो रहा था? ये, है ना। तो ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर जीरो नेगेटिव में ओपन सर्किट की तरह काम करता है, जीरो पॉजिटिव में ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, और इनफाइनाइट में ये अगेन ओपन सर्किट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? ओपन सर्किट। तो हमें ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीरो पॉजिटिव। सर ये जीरो पॉजिटिव का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। देखिए कोई भी अगर नेटवर्क है, यहाँ पे स्विच लगा है, यहाँ पे एलिमेंट लगे हैं, कुछ भी लगा हो सकता, ये आपका एक सोर्स लगा है। तो जब भी कोई एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट लगा, आर लगा, एल लगा और ये स्विच लगा, तो अगर ये स्विच को अपन ने अभी ऑपरेट नहीं किया, तो जब ऑपरेट नहीं किया तो जीरो नेगेटिव समय है। जैसे ही आपने ऑपरेट किया वो जीरो पॉजिटिव है, और जब ऑपरेट हो गया उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। दैट मीन्स अगर आपके यहाँ फ़ैन लगा हुआ है और फैन ऑफ स्टेट में है, तो अभी स्विच ऑफ है तो जीरो नेगेटिव कंडीशन है। लेकिन जैसे ही आप फ़ैन को ऑन करते हो, फ़ैन को क्या करते हो? ऑन करते हो। जैसे ही आपने ऑन किया वो जीरो पॉजिटिव, और सप्लाई फ़ैन तक पहुंची और फ़ैन ने घूमने का प्रयास किया। जैसे ही फ़ैन घूमने का प्रयास किया और घूमने लग गया वो इनफाइनाइट। जब ये पहला कदम बढ़ा था फ़ैन, यानी कि इसने घूमने का प्रयास किया था, तो वो थोड़ा सा माइनर सेकंड का जो समय था वही जीरो पॉजिटिव होता है। तो जीरो पॉजिटिव तक बीच का समय होता है, मेन होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब बिल्कुल लास्ट का समय, जब कोई भी चीज़ पूरी तरीके से क्या हो गई? ऑन हो गई, है ना, या पूरी तरीके से ऑफ हो गई। तो इतना याद रखिएगा कि इंडक्टर जो है इनफाइनाइट के केस में शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता, और कैपेसिटर इनफाइनाइट के केस में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता। ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला किरचॉफ लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है सर? दो प्रकार के सर्किट होते हैं, एक लम्प्ड सर्किट, एक डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट। ये लम्प्ड पैरामीटर, डिस्ट्रीब्यूटेड। लम्प्ड क्या होता है? ऐसे सर्किट जिसमें फिक्स्ड पैरामीटर हो, फिक्स्ड वोल्टेज करंट सोर्स हो, मतलब आपको दिखेगा नॉर्मली, है ना। तो वहाँ पे किरचॉफ लॉ लगेगा। किरचॉफ लॉ कौन से होते हैं सर? किरचॉफ लॉ दो प्रकार के होते हैं, एक तो KCL और एक KVL। तो आपका ये KCL KVL हमेशा फिक्स्ड सर्किट में लगता है, या फिक्स्ड मतलब लम्प्ड सर्किट में। कहाँ पे लगेगा? लम्प्ड सर्किट। लम्प्ड मतलब जो फिक्स्ड एलिमेंट लगे हों। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है? जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट लगे हों, मतलब हमें पता ही नहीं कितने सारे एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट। जैसे ट्रांसमिशन लाइन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, है ना। तो वहाँ पर थोड़ी फिर किरचॉफ लॉ लग पाएगा, ये हमें क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है किरचॉफ लॉ इज कंसर्न विद द IR ड्रॉप एंड बैटरी EMF। किरचॉफ लॉ हमें करंट, है ना, वोल्टेज बराबर I इंटू आर, यानी कि विभवांतर जिसे बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको दर्शाता है, IR ड्रॉप को दर्शाता है, और किसको बताता है? ये बैटरी के EMF को दर्शाता है। ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? इन RC ड्राइविंग इम्पीडेंस, RL ड्राइविंग एडमिटेंस, ऑल द पोल्स शुड लाई अकर टू द लोएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड ऑल द जीरो शुड लाई एट द हाईएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। अब दोस्तों देखिए ये अपने आप में एक अलग विषय है, अलग टॉपिक है, अलग पॉइंट है, जिसमें मैं आपको ये सब चीज़ें डिस्कस कर पाऊँगा। तो इसमें हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। इसमें मैं आपको डिटेल में भी एक बार बता दूंगा
कि यहाँ पर अलग अलग जो सर्किटरी होती है उसमें ये कैसे काम करता है। तो आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि इसी के बाद के पॉइंट है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे कि RL ड्राइविंग इम्पीडेंस क्या होता है ना। ये जो मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाए दोस्तों, इसको बस आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे सामने अपने विजुलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है ना, बस इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये रामबाण है जो कि आपके पर्टिकुलर आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे नेटवर्क की। इस तरीके का कंटेंट पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं है जो मैं आपको एक यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, है ना। इसके अलावा जिनको लगता है ये सर पॉइंट कहाँ से मिलेंगे, तो वो मेरी बुक परचेज़ कर सकता है। उस बुक में मैंने काफ़ी सारे MCQ, हैंड रिटन सॉल्यूशन, आपको फॉर्मूले और इस तरीके के पॉइंट्स बहुत सारे डिस्कस किए गए हैं। उनको आप ले सकते हो, अच्छे समझ सकते हो, सिंपल भाषा में सारी चीज़ें हैं, आराम से आप पढ़ सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी, जितनी भी चीज़ें आज की क्लास हमने यहाँ पे डिस्कस करी। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए कॉन्सेप्ट के साथ, और हम लोग और भी नई नई चीज़ें यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।